अच्छा, the question saying the properties of elements and their compounds show similarities, differences, and trends depending on the position of the elements in the periodic table. The position of some elements are indicated. The letter used are not the symbols of the elements. Okay. From the elements labeled, give the letter for the element that forms an amphoteric oxide. अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास ग्रुप 13 की हमने देखी है ना, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखी हुई है, Al2O3, और जिंक ऑक्साइड देखी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती हैं जो कि आपका रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी। तो क्या आंसर होगा इसमें, कौन सा इनमें से एलिमेंट आप लोगे? देखो हमने एल्यूमिनियम के लिए देखा हुआ है विच इज फ्रॉम ग्रुप 13, और ग्रुप 13 में हमारे पास एक ही एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ए। पार्ट टू में कह रहा है द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास उस एलिमेंट की होगी जो पीरियोडिक टेबल में राइट मोस्ट है और टॉप मोस्ट है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करें तो जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जीज का ये होता है दे इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड दे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, और सबसे राइट मोस्ट जो होगा, जो इस केस में हमारे पास एच है। चलते रहे आगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट इज द एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ soluble हाइड्रोक्साइड एंड एन insoluble सल्फेट। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी ग्रुप टू से। ग्रुप टू पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो ग्रुप टू के मेटल्स में मेटल हाइड्रोक्साइड्स और मेटल सल्फेट्स। ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो ये ट्रेंड जो है हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप टू में। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी पढ़ना है। तो डाउन द ग्रुप टू हमारे पास सॉल्युबिलिटीज ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड जो होती है वो इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप टू में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर नीचे आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वुड बी मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सल्फेट्स की बात करें ग्रुप टू के, तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो solubility ऑफ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप टू मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो लेस सॉल्युबल होगा, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो मोर सॉल्युबल होगा। अपने पास चाहो तो लिख भी लो ये बात, आगे हम ग्रुप टू के चैप्टर में ये बाकायदा याद करेंगे। तो solubilities ऑफ ग्रुप टू metal hydroxides increases down the group, और मेटल सल्फेट्स में उल्टा होता है, मतलब solubilities of group 2 metal sulfates decreases down the group. Solubilities of group 2 metal sulfates decreases down the group. तो इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? कह रहे थे एलिमेंट दैट फॉर्म्स द soluble हाइड्रोक्साइड एंड insoluble सल्फेट। तो ग्रुप टू में हमारे पास जो डी है उसकी जो मेटल हाइड्रोक्साइड होगी वो इनसॉल्युबल होगी, जितना नीचे होगा उतना मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगी। तो हम जी सिलेक्ट करेंगे ताकि उसकी मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो और सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल हो। इसमें आंसर हो जाएगा जी ग्रुप टू से। समझ आई ये बात? ये हम आगे भी पढ़ेंगे ग्रुप टू के चैप्टर में।
अच्छा, पार्ट फोर में कह रहा था मोस्ट वॉलेटाइल एलिमेंट इन ग्रुप दैट कंटेन्स एलिमेंट्स इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका आंसर बताओगे? मोस्ट वॉलेटाइल एलिमेंट इन द ग्रुप। अब वॉलेटाइल तो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। मतलब कोई गैस होगा या कोई लिक्विड होगा। अब ग्रुप वन के तो मेटल्स हैं, ये वॉलेटाइल नहीं होते। ग्रुप टू के भी मेटल्स हैं, ये वॉलेटाइल नहीं होते। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू से तो हम लेंगे नहीं। ग्रुप 13 के भी मेटल्स हैं, ये भी वॉलेटाइल नहीं होते। अब हमारे पास बचा है क्या? सिर्फ ग्रुप 17 और ग्रुप 18। अच्छा, मोस्ट वॉलेटाइल एलिमेंट इन अ ग्रुप that contains elements in all three states of matter at room temperature and pressure। इस बात का क्या मतलब है कि उस एलिमेंट का कोई भी ऐसा स्टेट जरूर हो जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो, लिक्विड भी और गैस भी हो। जैसे अगर मैं ग्रुप 17 में बात करूं तो हमारे पास ये जो बी है और सी है, इसमें हेलोजेंस है ये। और बी जो है वो सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप 17 का, डेट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो F2 गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। फ्लोरीन किसी चीज के साथ अगर कंपाउंड बनाता है, लेट से अगर कोई आयनिक कंपाउंड बना रहा है सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। और अगर किसी चीज के साथ जैसे अमोनिया, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब एसिड है ना, एक्वस सोल्यूशन बना देगा। सी ऑन दी अदर हैंड, अब अगर आप नीचे जाओगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो डाउन द ग्रुप 70 जब हम नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। आयोडीन हमें पता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, तो आयोडीन के नीचे जो भी हेलोजन होगा वो तो सॉलिड ही होगा ना रूम टेम्परेचर पे। मतलब वो गैसियस स्टेट में हमें मिलेगा नहीं, सॉलिड ही मिलेगा। तो यस, इस हिसाब से आंसर जो है वो बी है हमारा। इसी तरह अच्छा, ये हम लोगों के पास ग्रुप 17 का भी एक चैप्टर है, उसमें भी पढ़ेंगे ग्रुप 17 को डिटेल में। अभी क्वेश्चंस तो मिक्स होके आते हैं ना, तो इसलिए पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो अभी अलग सा लग रहा है, क्योंकि अभी हमने ग्रुप 17 और ग्रुप 2 अलग से ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा है। अच्छा, पार्ट 5 में कह रहे थे एलिमेंट दैट फॉर्म द लार्जेस्ट कैटाइन। अब लार्जेस्ट कैटाइन का मतलब है कि जब वो कैटाइन बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा, तो वो ग्रुप 1, 2 और 13 में हो सकता है। लार्जेस्ट कैटाइन कौन बनाएगा? जिसके पास कैटाइन बनाने के बाद नंबर ऑफ शेल्स सबसे ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स एफ के पास ज्यादा है और जी के पास ज्यादा होंगे। सबसे नीचे जो है सी जो है वो तो एनाइन बनाएगा ना, कैटाइन बनाएगा ही नहीं, तो इसलिए मैं सी को देखूंगा ही नहीं। अब एफ और जी में अक्रॉस द पीरियड हमें पता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो जी का एटम और एफ का एटम जब ये कैटाइन बनाएंगे तो कैटाइन ऑफ जी जो है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू कैटाइन ऑफ एफ, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज और कैटाइनिक साइज और आयनिक साइज डिक्रीज ही होता है। ये ट्रेंड है ना हमारा, एटॉमिक साइज जो है अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। और अगर हम कैटाइनिक साइज का देखें तो कैटाइन उनके रिस्पेक्टिव एटम से छोटे होंगे। तो जी का जो आयन बनेगा वो जी के एटम से छोटा होगा, और एफ का जो आयन बनेगा वो एफ के एटम से छोटा होगा। और जी और एफ को आपस में कंपेयर करें, क्योंकि जी जो है वो क्रॉस द पीरियड बाद में आ रहा है, तो उसका साइज जो होगा वो एफ से छोटा होगा। वो लार्जेस्ट कैटाइन की बात कर रहा है, तो वो हमारे पास फिर एफ हुआ। क्लियर है ये बात? चलें आगे।
इन इट्स कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है जो आपने अभी तक इन सब के देखे। थ्री का है तो इट फॉर्म्स +3 आइन। लेकिन फास्फोरस के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, सल्फर के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। क्लोरीन का उसने ऑक्सीडेशन स्टेट +7 लिखा हुआ है, लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मैक्सिमम जो देखा है कंपाउंड्स में वो +6 देखा है, और फास्फोरस का +5 तक देखा है। +6 +5 हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इनके डिफरेंट कंपाउंड्स में देखे हुए हैं। और दूसरी बात, अब आपको लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी कहेगा ना किसी भी नॉन मेटल का, तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के निकाल देना, वो उसका लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे फास्फोरस ग्रुप 15 का है तो इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो +5 बन जाएगा। सल्फर ग्रुप 16 का है तो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो +6 बन जाएगा। आगे बढ़े। पूछना है किसी को कुछ, या आगे बढ़े? चलो भाई। Explain why the atomic radius of the elements in the third period decreases from sodium to chlorine। ये वही आंसर है जो हमने लिखा हुआ भी है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, यहाँ भी है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ शेल स्टेज सेम, सो शील्डिंग इफेक्ट स्टेज सेम। सही है। तो वही वाली बातें आपने सारी यहाँ पे लिखनी है। मतलब मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ, आपने ये पैरा फॉर्म में लिखना है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से, और दूसरी बात नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द मोस्ट कॉमन आइन ऑफ मैग्नीशियम इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द मोस्ट कॉमन आइन ऑफ सल्फर। मोस्ट कॉमन आइन से क्या मतलब है? देखो हमने तो ये देखा है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं या ग्रुप 3 के मेटल्स हैं, दे फॉर्म फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो इट ऑलवेज फॉर्म्स Mg2 पॉजिटिव। बट कुछ कंपाउंड्स में मैग्नीशियम +1 भी होता है, लेकिन हमें +2 ही याद रखना है। तो हमारे लिए जो मोस्ट कॉमन है वो उसकी वैलेंसी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? जो ग्रुप नंबर के हिसाब से बनाते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सल्फाइड आइन है, जिसमें सल्फर गेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। वरना सल्फर हमें पता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाता है, बट इट्स वैलेंसी इज ऑलवेज -2। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, चार्ज जिसको मोस्ट कॉमन कह सकते हैं, वो सल्फाइड आइन है। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड आइन है। फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है तो उसका मोस्ट कॉमन आइन फॉस्फाइड आइन होगा, P3 नेगेटिव। ग्रुप 17 जो है उनका -1 होगा, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा। कह रहे आइडेंटिफाई बोथ आइंस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर रेडिया। तो दो जो आइंस हैं वो मैग्नीशियम आइन है और सल्फाइड आइन है। मैग्नीशियम भी पीरियड 3 का है, सल्फर भी पीरियड 3 का है। मैग्नीशियम जब आइन बनाता है तो मैग्नीशियम हैज मैग्नीशियम एटम हैज 3 शेल्स, बट मैग्नीशियम आइन हैज ओनली 2 प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स, तो उसका साइज जो है वो छोटा होगा। सल्फर भी पीरियड 3 का है, सल्फर एटम के पास भी there are 3 principal quantum shells, but sulfur forms an ion by gaining 2 electrons, जो most common ion of sulfur है, तो it electronic configuration becomes 2,8,8। तो सल्फर आयन का साइज ऑब्वियसली मैग्नीशियम आयन के साइज से बड़ा होगा। ठीक है।
और इसका रीजन क्या है? मैग्नीशियम आयन के पास फ्यूअर शेल्स है। सल्फाइड आयन इज सल्फाइड आयन radius is greater than Mg2 positive ion due to more number of shells. क्लियर है बात? यहाँ तक आगे बढ़े। चलो, पार्ट बी में कह रहा है phosphorus is a non-metal in the third period. It reacts vigorously with excess oxygen but slowly with chlorine. Okay. Some reactions of phosphorus are shown. अब phosphorus हमें पता है क्लोरीन के साथ phosphorus क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन के साथ P4O10 phosphorus ऑक्साइड बनाता है। इसमें यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है उसने रिएक्शन। दिस इज फॉस्फोरस, पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन 2 दिखाया हुआ है PCl5, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ है। फॉस्फोरस की दो ऑक्साइड्स हमने देखी हैं, जो मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है दैट इज P4O10। सही है, और इसकी इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस P4 होता है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स P4O10। हैंडआउट्स में भी लिखी हुई है ये। इसकी बैलेंसिंग तो आसान है, अगर जिन इक्वेशन की बैलेंसिंग आपको मुश्किल लग रही हो जो हैंडआउट्स में है, वो ऑलरेडी आप फिर क्या करना, याद रखना बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आगे पूछ सकता है ये इसकी इक्वेशन भी। अच्छा, PCl5 को जब हम वाटर में डालते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन बनता है, ठीक है। और PCl5 को जब वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर की जो इक्वेशन है उसमें हमने देखा है कि PCl5 व्हेन added to water it produces phosphoric acid which is H3PO4 and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उसने लिखा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड बी में उसने नहीं लिखा हुआ, वो आगे पूछेगा ऑब्वियसली। तो ये सारे रिएक्शंस अगर याद होंगे तो ऑब्वियसली कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आंसर करने में। तो क्या कह रहा है? राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन 1, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए। तो P4O10 जो इक्वेशन हमने अभी ऊपर लिखी है वो इक्वेशन आपको लिखनी है। जैसे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज P4, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस P4O10। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपने फॉर 1 मार्क, ठीक है। और अगर वो आपसे स्टेट सिंबल्स मांगते हैं तो स्टेट सिंबल के लिए 1 मार्क और होगा, फिर 2 मार्क्स की हो जाएगी इक्वेशन। जैसे फॉस्फोरस सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, P4O10 सॉलिड। गिव टू ऑब्जर्वेशन यू कुड मेक इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में PCl5 बन रहा है और क्लोरीन गैस रिएक्ट हो रही है। अच्छा, फॉस्फोरस जो रिएक्शन 2 हमें दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन बट स्लोली विद क्लोरीन। एक तो स्लो रिएक्शन है। दूसरी बात, क्लोरीन गैस का कलर वैसे तो वो लेवल में याद किया होता है हमने, लेकिन अभी हम ग्रुप 17 पढ़ेंगे तो क्लोरीन गैस का भी कलर देखेंगे। अगर क्लोरीन गैस पहले थी अभी वो PCl5 बन गया है, तो क्लोरीन गैस खत्म हो रही है ना, तो उसका जो कलर होता है क्लोरीन गैस का वो येलोइश ग्रीन होता है। तो वो येलोइश ग्रीन कलर जो होगा वो खत्म हो रहा है, मतलब डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है। और जब फास्फोरस क्लोरीन के साथ, अभी ये स्लो रिएक्शन है तो इसके साथ हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं फास्फोरस को क्लोरीन में, तो वो एक तो PCl5 सॉलिड फॉर्म में जब बनेगा वो व्हाइट कलर का होता है। अब ये भी लिख सकते हो कि व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स येलोइश ग्रीन कलर ऑफ क्लोरीन गैस डिसअपियर्स, ठीक है। और साथ में आप इसका जो फ्लेम कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि व्हाइट फ्लेम इज सीन। तो ऑब्जर्वेशन आप दो लिखनी है कोई भी। जैसे हम ये लिखते हैं क्लोरीन का येलोइश ग्रीन कलर ऑफ क्लोरीन गैस disappears
एंड वाइट सॉलिड फॉर्म्स। व्हाइट सॉलिड किसका है? वो PCl5 का है। ये याद होंगे तो फिर इनके आंसर्स आसान है, याद नहीं है तो फिर अपने गैस गेम करोगे ना तो वो बहुत मुश्किल है कि सही हो। नेक्स्ट कह रहे हैं नेम कंपाउंड बी। PCl5 को जब वाटर में डालते हो तो दो तरह के एसिडिक एसिड बनते हैं, फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उसने दिया हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड आप लिखोगे फिर। सही है, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रुप 17 के बारे में ज्यादा है इसमें, लेकिन हम कर सकते हैं इसको अभी। The elements in group 17, the halogens and their compounds show many similarities and trends in their properties. Some data are given for the elements fluorine to iodine. बॉन्ड एनर्जी डाटा दिया हुआ है। अब आयोडीन का बॉन्ड इंथैल्पी कम है, उसका रीजन उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। ये हम ग्रुप 17 में डिस्कस करेंगे इनकी बॉन्ड एनर्जीज। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटॉमाइजेशन दिया हुआ है, जो कि अब जाहिर है सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पीरियड 3 के रिएक्शंस पे हम फोकस करेंगे अभी। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है एक्सेट्रा। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। अब हाइड्रोजन हेलाइड क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे जब हेलोजन का कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनता है। जैसे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोराइड कहलाएगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाएगा, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहलाएगा, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड कहलाएगा। अब हमने ना इसमें से ए पार्ट बी और पार्ट सी वो प्योर ग्रुप 17 का था तो वो तो हटा दिया, हम पार्ट डी से इसका रीजनिंग देखेंगे जो कि पीरियोडिसिटी से लिंक्ड अप है। क्लोरीन रिएक्ट्स डायरेक्टली विद मेनी एलिमेंट्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। थ्री सच कंपाउंड्स आर मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन क्लोराइड। ये सारी जो है वो पीरियड 3 की क्लोराइड है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स है ना, हमने पीरियड 3 के रिएक्शंस पढ़े हैं। State and explain the pattern shown by the formula of these three chlorides. Magnesium chloride MgCl2, aluminum chloride AlCl3 और silicon chloride SiCl4। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें पता है वो Al2Cl6 बना लेता है बाद में, लेकिन इसमें क्या ट्रेंड है इन तीन क्लोराइड्स में? देखो क्लोरीन के साथ 2 है मैग्नीशियम क्लोराइड में, फिर एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोरीन के साथ 3 है और सिलिकॉन क्लोराइड में क्लोरीन के साथ 4 है। तो क्लोरीन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है ना बाय 1, और वो ग्रुप नंबर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीशियम के साथ ग्रुप 2 का है तो +2 की वजह से 2 आ गया, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है तो 3 आ गया, सिलिकॉन ग्रुप 4 का है तो क्लोरीन के साथ 4 आ गया। तो बेसिकली मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। या आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर इनके इंक्रीज हो रहे हैं, मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3 सिलिकॉन +4। किसी भी तरह से बात एक्सप्लेन कर सकते हो आप। बट पहले आपने स्टेट क्या करना है कि क्लोरीन के जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इंक्रीजेस बाय 1, मतलब एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स increases।
क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है राइट इक्वेशंस टू शो द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ दीज क्लोराइड्स व्हेन एडेड टू वाटर। अब ये हमने ना रिएक्शंस देखे, मैग्नीशियम क्लोराइड का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड और सिलिकॉन क्लोराइड, इसकी इक्वेशन जो है ना वो आपको याद रखनी है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ हैंडआउट में कहाँ पे लिखी हुई है। ये इक्वेशन है, पेज 158 है। इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, इट विल आयनाइज टू गिव Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। सही है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड को भी जब पानी में डालते हैं तो इट आयनाइजेस टू गिव Mg2 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। लेकिन जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना उसकी इक्वेशन आपको देखो याद रखनी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम पानी में डालते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बेसिकली करता है क्या है कि होना तो इसमें भी यही चाहिए था कि ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसको जब वाटर में डालेंगे तो इट शुड आयनाइज टू गिव एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम आयन है ना, इसकी हम कहते हैं कि इसका साइज बहुत छोटा है और चार्ज बहुत बड़ा है। तो इसकी जो है आ, देखो ये एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड आपको यूज करने के लिए जरूरत तो नहीं है, बस याद रखना इसकी ना हाई पोलराइजेशन पावर होती है। हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से ये करता क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हमने वाटर में डालना है ना एक्वस फॉर्म में, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ठीक है, किस तरह से? ये जो एल्यूमिनियम आइन है Al3 पॉजिटिव आइन, ये क्या करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, इसके साथ जो है ना 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आके पहले बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस, दिस इज Al, और 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना नीचे, इसी इक्वेशन को मैं समझा रहा हूँ, H2O6, और इस पे ये ना एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी रटना है, बहुत सारे वर्ड इसमें मैं अभी ऐसे यूज कर रहा हूँ जो आपने सुने ही नहीं है ना, आपको वो याद करने हैं। लेकिन इक्वेशन आपको याद करनी है। तो इसमें होता है क्या है कि ये Al H2O6 जो है ना, इसमें से एक वाटर के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इसके साथ टोटल 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। ठीक है, और 5 वाटर के मॉलिक्यूल रह जाएंगे। एक वाटर का जो बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर का बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, HOH है ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और OH नेगेटिव आइन बन के जो है ना वो एल्यूमिनियम के साथ ही रह जाता है, जिसकी वजह से इस पे जो ओवरऑल चार्ज बन जाएगा वो एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड आइन का -1 है, तो ओवरऑल चार्ज इस पे आ जाएगा +2, और साथ में H पॉजिटिव आइन बनेंगे लाइक दिस। अभी जो H पॉजिटिव आइन है ये ऊपर से AlCl3 जब आपने पानी में डाला था तो उसमें से क्लोराइड आइन भी निकले थे ना, तो ये क्लोराइड आइन H पॉजिटिव आइन के साथ मिलकर HCl भी बना सकता है, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है। जब AlCl3 को वाटर में डालते हो तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है। सिमिलरली सिलिकॉन क्लोराइड की इक्वेशन मुश्किल नहीं है, वो वाटर में डालोगे तो 1 मोल ऑफ सिलिकॉन क्लोराइड 2 मोल ऑफ वाटर, इट विल प्रोड्यूस SiO2 एंड 4 मोल ऑफ HCl। ये SiO2 है, बस इसकी तो आपने ऐसे ही याद रखनी है। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम वाली है ना, ये याद करना मुश्किल होगी। अब मार्किंग की में भी ना इसकी 2 से 3 तरह से इक्वेशन लिखी जाती हैं, आपको जो आसान लगे वो याद कर लो, ये आसान लग रही है याद कर लो, मार्किंग की वाली कोई इक्वेशन आसान लग रही है तो वो याद कर लेना।
इसकी मार्किंग की देखोगे ना तो देखना लगेगा कि इक्वेशन ही कोई और लिखी हुई है, वो कोई और इक्वेशन नहीं है, यही नीचे वाली इक्वेशन जो है वो आगे पीछे करके लिखी हुई होती है। समझ आइए ये बात। देखो इसकी इक्वेशन ना एक बना लेते हैं प्रॉपर, वो आसान इक्वेशन। देखो AlCl3 को हमने वाटर में डाला, हमने देखा कि अल्टीमेटली क्या होगा, इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स टोटल रह जाएंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, और इस पे चार्ज जो होगा वो +2 हो जाएगा। अगर मैं बीच वाला स्टेप ना दिखाऊं जिसमें पहले AlH2O6 बन रहा है, मैं डायरेक्ट फाइनल स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, और साथ में इसमें H पॉजिटिव आयन निकल रहा है और Cl नेगेटिव आयन AlCl3 की वजह से बाहर आ रहे हैं। इस इक्वेशन को जब बैलेंस करने जाओगे तो वाटर के हमने कहा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इनिशियली आए थे जिसमें से एक ब्रेक डाउन हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और टोटल क्लोराइड यहाँ पे कितने 3 हैं, तो राइट हैंड साइड पे 3 मोल ऑफ क्लोराइड आइन आएगा। बाकी वाटर सारे बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन देखो 6 2 12 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 5 2 10 और 1 एरा और एक H पॉजिटिव आइन 12। तो ये इक्वेशन अपने पास लिख लो। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालोगे तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो मैंने लिखवा दिया है, वरना ये डायरेक्ट बीच में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है उसके वो भी हमने देख लिया। अगर जब हम पहले AlCl3 को वाटर में डालते हैं तो पहले होता ही है कि एल्यूमिनियम 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हुआ था और 3 पॉजिटिव बना था, फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर ये जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो आपके सामने आ गया। तो पहले ये हुआ है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ है टू प्रोड्यूस AlH2O 5 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक हाइड्रोक्साइड है, जिसकी वजह से इस पे 2+ चार्ज हो गया और एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइन बन के वाटर में से निकला है। तो फाइनली फिर आपको मिक्सचर में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। क्लियर है, ये बातें लिख लो अपने पास, याद करना आसान होगा। चलें आगे बढ़ें। मैग्नीशियम क्लोराइड की तो आयनाइजेशन आसान है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड है, बस सिंपल आयंस अलग अलग करके लिख दो। तो मैग्नीशियम क्लोराइड ने तो MgCl2 जो है ये Mg2 पॉजिटिव और 2 मोल ऑफ क्लोराइड है, बस AlCl3 का मसला है, ये रटनी पड़ेगी यार, इसका कोई ना हल नहीं है मेरे पास, ये याद कर लो बस। और सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4, इसको वाटर में डालोगे तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा SiO2, और साथ में HCl, 4 मोल ऑफ HCl बनाएगा और वाटर के 2 मोल्स।
अच्छा, क्वेश्चन 4 में कह रहा है डी ई एफ एंड जी आर फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द प्रोडक्टिव। अब पढ़ते हैं हम थर्ड पीरियड के बारे में। अब थर्ड पीरियड में जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो पीरियड 4 के जो एलिमेंट्स होंगे जैसे पोटेशियम हो गया, इसके नीचे कैल्शियम, गैलियम हो गया, सेलेनियम हो गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, उनके रिएक्शंस भी सेम होंगे जैसे पीरियड 3 के रिस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब ये इसने हमें नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट लिया है डी ई एफ एंड जी। अब ये ग्रुप 1 से स्टार्ट लिया है या ग्रुप 13 से स्टार्ट लिया है, ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन बस ये बताया कि फोर्थ पीरियड के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है, एक के बाद एक। Letters are not the actual symbols of the elements. D is a soft silvery metal with a melting point just above the room temperature. अब वो इसको मेटल कह रहा है, तो मतलब वो, अच्छा, और ग्रुप 1 2, अच्छा बीच में जो है ना पीरियड 4 में डी ब्लॉक भी आ जाता है, तो हम डी ब्लॉक को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में स्कैंडियम आ जाता है, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो अब कंसेक्यूटिव कह रहे हैं तो हमें डी ब्लॉक को भी लेना पड़ेगा, डायरेक्ट जंप मार के तो आगे नहीं जाएंगे। अब मेटल्स में आपको ये याद रखना है कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, मतलब उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो किसी भी ग्रुप 1 के मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। जैसे सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखो, डेट इज 98 डिग्री सेल्सियस। तो पोटेशियम का और कम होगा, तो जाहिर है ग्रुप 1 के ही ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर के आसपास हो सकता है। तो डी, इससे ये पता लग रहा है कि डी कैन बी अ ग्रुप 1 मेटल, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अगर आप ग्रुप 13 में जाते हो तो उन मेटल्स का भी डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है। तो ग्रुप 13 का, ग्रुप 2 के मेटल्स का भी डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट आपको कम मिल सकता है। आगे की जब तक इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे तो हम कंक्लूजन नहीं अपना बनाएंगे कि डी जो है वो ग्रुप 1 का ही है, वो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 का भी हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल होना उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट सबके ज्यादा ही होते हैं। अच्छा, फिर आगे कह रहा है इट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड D2O3 हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1900 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि उसने डी को कह दिया है कि इट इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ सारी बात चेंज हो जाती है क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और एल्यूमिनियम है ग्रुप 13 का, मतलब ग्रुप 13 के मेटल्स ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकते हैं, या फिर ये कोई ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में होगा जैसे जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक जो है वो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट जिंक का तो कम नहीं होता है। अब बात चल रही है पीरियड 4 की ना, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो डी ब्लॉक के मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रूम टेम्परेचर के आसपास नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है इसकी जो ऑक्साइड है, मतलब वो तो आयनिक कंपाउंड है ना, अब आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वो कह रहा है 1900 डिग्री सेल्सियस है, तो आयनिक कंपाउंड जब आयनिक लैटिस बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेटल का नहीं है। तो has a melting point of 1900 degree Celsius and can be formed by heating D in oxygen। तो इस सारी बातों से पता चल रहा है कि डी जो है वो, आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह रहे हैं तो इट मींस कि वो ग्रुप 1 का तो नहीं है। तो बचा फिर हमारे पास, अच्छा एम्फोटेरिक से ये पता लग रहा है कि वो ग्रुप 13 का है क्योंकि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के नीचे वाला ही एलिमेंट होगा क्योंकि ग्रुप, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो जी हैज टू बी अ, सॉरी, डी हैज टू बी अ ग्रुप 13 एलिमेंटल। तो पीरियड 4 में प्रोडक्ट टेबल में देख लो कि पीरियड 4 में ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट आता है, तो वो आता है गैलियम से Ga। आगे कह रहे हैं G इज अ सॉलिड दैट कैन एग्जिस्ट एज सेवरल डिफरेंट एलोट्रोप्स। अच्छा भाई, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? देखो, एक टर्मिनोलॉजी हमने देखी है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एलोट्रोप्स होते हैं वो एलिमेंट्स, मतलब सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, सेम एलिमेंट्स विद
डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन की, जिसमें हमारे पास कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, वेरी फेमस डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों के दोनों कार्बन के ही बने हुए हैं ना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डायमंड इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट इज अ हेक्सागोनल रिंग्स। सही है। तो मतलब इससे मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि जी जो हो सकते हैं ना, अब ग्रुप 13 के कंसेक्यूटिव डी है, डी के बाद ई एफ जी कंसेक्यूटिव है, तो इससे मुझे आइडिया मिल रहा है कि जो जी है इट कैन बी अ ग्रुप 14 एलिमेंट। लेकिन आगे पढ़ते हैं फिर भी इस बात को। मोस्ट ऑफ विच कंटेन G8 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब G8 मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि अब चलो इससे कोई कंक्लूजन विड्रॉ नहीं कर रहे, अभी आगे पढ़ लेते हैं। G बर्न्स इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड विच डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन। मतलब ये नॉन मेटल में आ गया। नॉन मेटल ऑक्साइड ही एसिडिक सोल्यूशन बनाती है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड ही एसिडिक होती है। दिस सोल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द सॉल्ट। सोडियम और उसके ऑक्साइड का वो उसने दिया हुआ है। Suggest the identities of D and G. जी, अब ये जो जी है हमारा, ये बिल्कुल देखो सल्फर की तरह बिहेव कर रहा है। सल्फर का मॉलिक्यूल है ना एसिड, एसिड सल्फर का होता है। इसको ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो GO2 ऑक्साइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड बन सकती है। और जब हम सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। और जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम सल्फाइड बनेगा Na2SO3, क्योंकि SO3 इज सल्फाइड आयन, SO3 2 नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट आयन। तो अभी हम सल्फाइड आयन के साथ डील कर रहे हैं। तो ये इससे मुझे पता लग रहा है कि ये जो सारी चीजें बात कर रहा है, ये जैसे सल्फर के लिए होता है ना, वैसे ही जी के लिए बात कर रहा है। लेकिन सल्फर तो पीरियड 3 में, तो सल्फर के नीचे जो पीरियड होगा, मतलब ग्रुप सल्फर वाला ही होना चाहिए। और वो कौन सा एलिमेंट है जो सल्फर वाले ग्रुप में होता है पीरियड 4 में, वो आपको प्रोडक्ट टेबल से देखना पड़ेगा। सही है। डी हमारे पास ग्रुप 13 का था, तो ई जो होगा वो ग्रुप 14 का होगा, एफ जो होगा वो ग्रुप 15 का होगा, जी जो होगा वो ग्रुप 16 का होगा। तो ग्रुप 16, अब इससे देखो डी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो जी जो है वो ऑब्वियसली ग्रुप 16 का ही आएगा ना, कंसेक्यूटिव है ना, जो DEFG। तो ग्रुप 16 में पीरियड 4 में सेलेनियम होता है SE। हाँ भाई, मजा आया। देखो प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट रिएक्शंस कितने पूछेगा, कब से पेपर बन रहा है इसका, सिलेबस में वही सारे रिएक्शंस है। अब कितनी बार वो पूछेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन बता दो वाटर के साथ, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरस एसिड के साथ। तो वो इसलिए घुमाता है क्वेश्चन में। अब इसीलिए अब आपको याद वही करना है जो आपको करवाए में, उसी को रिलेट करके आपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज में लेके आना है। हालांकि 1 मार्क का है ये सिर्फ, थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। याद होगा अच्छी तरह तो आपको जल्दी जल्दी याद आ जाएगा। अच्छा, अब ये सल्फर की बात हो रही है, ग्रुप 16 के एलिमेंट की बात हो रही है, डी में जो है वो ग्रुप 13 के मेटल की बात हो रही है क्योंकि एम्फोटेरिक है। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको फॉरन क्लिक करेंगे कि भाई ये ग्रुप 13 के एलिमेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे G8 देख के मुझे फॉरन क्लिक करा है कि भाई ये सल्फर की बात हो रही है, ग्रुप 16 की बात हो रही है। तो ग्रुप 16 में पीरियड 4 का एलिमेंट देख लो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी उसने सही लिखी हुई है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन देख के मुझे क्लिक हो गया कि ये कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, लेकिन पूरी पढ़नी पड़ेगी कंफर्म करने के लिए कि हाँ उसी की बात हो रही है।
अब कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर D2O3 विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डी जो है हमने आइडेंटिफाई किया एज अ ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वैसे ही हमने देखा गैलियम ऑक्साइड होगा Ga2O3। लेकिन वो कह रहा है डी की टर्म्स में ही लिखना है सब कुछ। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है ना, हमने तो ये रिएक्शन पढ़ा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा विच इज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। लेकिन हम हमने एल्यूमिनियम नहीं लिखना है, हमें पता है कि पीरियड ग्रुप 13 तो है लेकिन पीरियड 4 है तो ये गैलियम है। लेकिन हमें गैलियम भी नहीं लिखना है, हमें तो डी की फॉर्म में लिखना है आंसर, तो ये थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा लिखना। अब D2O3 है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो सॉल्ट बनाएगा, जैसे एल्यूमिनियम AlCl3 बनाता है तो ये DiCl3 बना लेगा और साथ में वाटर। और इक्वेशन बैलेंस करनी है आपको, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है क्लोरीन के साथ, तो HCl के साथ 3 बल्कि नहीं 3 आएगा तो फिर D2 है, तो पहले मैं D को बैलेंस करूंगा, तो HCl के साथ 6 लगाना पड़ेगा और वाटर के साथ 6 हाइड्रोजन करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। देखो ये इक्वेशन जो है ना हमने यहाँ पे याद की है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखी है, इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दे दी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे सॉल्ट बन रहा है वाटर बन रहा है, तो ये इक्वेशन तो आप ओ लेवल से बनाते आ रहे हो, बेस और एसिड की इक्वेशन। लेकिन ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्कली के साथ रिएक्ट करती है तो फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। तो हमने एल्यूमिनियम के लिए इक्वेशन याद की भी होगी, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है ये, इसका जो नाम है ना, इसका पूरा नाम होता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इसे सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, इसकी बात करें। अगर एल्यूमिनियम की जगह आप गैलियम लगा दो सब कुछ वैसे ही, बस गैलियम एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आ जाएगा। और अभी फिलहाल हमारा एल्यूमिनियम की जगह गैलियम भी नहीं रखना, हमने तो डी रखना है ना, तो यहाँ यहाँ डी रख दो, जहां जहां एल्यूमिनियम है वहां डी कर दो, बस सारा सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये इक्वेशन रटनी पड़ेगी, ये याद होगी तो आप डायरेक्टली लिख लोगे फौरन। इसकी मार्किंग की देखोगे ना तो 5-6 फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है इसकी। अब हमारी वाली जो हमने याद की है वो ये वाली है। अगर आपको मार्किंग की से कोई और इक्वेशन लगता है आसान तो आप वो भी याद कर सकते हो, जैसे लेट मी सी इसकी मार्किंग की अगर क्वेश्चन 4 देखो, एक इक्वेशन ये दी हुई है, अब ये भी लिख सकते हो पहली वाली। हमारी जो याद हुई है ये दूसरी वाली इक्वेशन जो है ना, हम लोगों ने याद किया हैंडआउट्स में जो है आपके पास। अब आपको इनमें से अगर कोई और इक्वेशन आसान लग रही है तो आप वो भी याद करके लिख सकते हो, आप बस एक ही याद करो इनमें से। सही है। तो हमने जो इक्वेशन याद की हुई है, हमने तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इक्वेशन याद की है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो ये है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। टेट्रा मीन्स 4 हाइड्रोक्सिल फंक्शन OH आ जाएंगे इसमें। तो हमने ये इक्वेशन याद की हुई है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपने इसमें एल्यूमिनियम नहीं रखना, वैसे तो वो गैलियम है, लेकिन उसने कहा है गैलियम भी नहीं डी की फॉर्म में रखना है, तो जहां जहां एल्यूमिनियम रखा हुआ है वो हटा के वहां पे डी रख दो बस।
क्लियर। फिर कह रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन D2O3। अब ये जो मेटल और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्डिंग है। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन GO2 डिसॉल्व इन वाटर। अब जी हमने लिया है सेलेनियम। अब हमने जो याद किया है वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए किया है। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। आपने सल्फर नहीं रखना, आपने तो सेलेनियम लिया हुआ है जी, लेकिन उसने भी सेलेनियम भी नहीं रखने के लिए कहा, जी की टर्म्स में रखना है। तो जहां जहां सल्फर है एस वहां जी लिया हो बस। बन जाएगा H2GO3। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरह की चीजें ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल करेंगी, और इसका हल यही है कि याद बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ, उसके हैंड आउट सामने रख लो, हैंड आउट मार्किंग की और क्वेश्चन। तो आपने पास जब क्वेश्चन कर रहे हो तो हैंड आउट से देखो कि कौन सा होना चाहिए इक्वेशन, और मार्किंग की में कंफर्म कर लो कि भाई ये इक्वेशन बनाई हुई है उसने, और वहीं पे याद कर लो। फिर आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ रिपीट होगा। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि मैं साथ साथ इस तरह से याद कर लूं चीजों को। सही है, कोई सवाल किसी का? तो इसको ना साथ साथ याद कर लो। अगर इसको छोड़ोगे ना बात के लिए तो बाद में दोबारा तो करना ही है याद, लेकिन अभी कुछ ना कुछ मेमोरी में आप स्टोर कर लोगे चीजें, तो बाद में थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना। और अपने पास समरी भी बना लो कि भाई इस रिएक्शन की ये इक्वेशन है। जैसे हैंडआउट में तो बीच में बहुत सारा टेक्स्ट आ रहा है ना, तो आप इक्वेशन निकाल निकाल के क्लोराइड्स का ये रिएक्शन है, सारे ऑक्साइड्स के ये रिएक्शन है। तो इस तरह से करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस इस पे रट्टा ज्यादा करना है इसमें। ठीक है, जा सकते हैं अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज।